लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों? समीकरण। तो कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि वो होता क्या है, क्योंकि जब तक उसके बारे में आपका बेसिक चीज तैयार नहीं रहेगी तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। आज तक आप लोग बहुत जगह समीकरण पढ़ेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि समीकरण मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि समीकरण होता क्या है, समीकरण बनाया क्यों जाता है और समीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। और जब हम लोग ये सब चीजें जान जाएंगे तब हम लोग समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि समीकरण होता क्या है, समीकरण कहते किसे हैं, फिर जानेंगे कि समीकरण बनाया किस लिए जाता है, और फिर सीखेंगे समीकरण बनाया कैसे जाता है, फिर सीखेंगे समीकरण को हल कैसे किया जाता है। बात समझ में नहीं आई? तो समीकरण क्या होता है इसको समझिए। दो पक्ष, क्या बच्चों? दो पक्ष, बीच में बराबर का चिन्ह। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह कहलाता है समीकरण। क्या बच्चों? दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह कहलाता है समीकरण। समीकरण की पहचान, उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह कहलाता है समीकरण। समीकरण की पहचान, उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, समीकरण किसे कहते हैं? क्या? समीकरण। समीकरण क्या होता है? तो दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह, बीच में बराबर का चिन्ह कहलाता है समीकरण। समीकरण की पहचान, समीकरण की पहचान उसमें कोई न कोई अज्ञात राशि, क्या बच्चों? अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए, जरूर रहनी चाहिए। ठीक? क्या है देखिए, दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह क्या कहलाता है? समीकरण। समीकरण की पहचान, उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। अब देखो बच्चों, जैसे मैं लिखा हूं 7 प्लस यक्स बराबर 9। क्या लिखा हूं बच्चों? 7 प्लस यक्स बराबर। अच्छा आपको दो पक्ष दिख रहा है कि नहीं? एक इधर वाला और एक इधर। देखो एक बराबर उस साइड और एक बराबर के इधर। दो पक्ष है कि नहीं है? दो पक्ष दिख रहा है ना? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यहाँ पर देखो बराबर है, बराबर के एक साइड इधर और बराबर के एक तरफ इधर। दो पक्ष है कि नहीं है? बराबर के, हमारा हाथ ये जो हमारा दायां हाथ है, बराबर के दाएं तरफ जो होता है उसे दायां पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? यह है बच्चों दायां पक्ष। अब बराबर के जो इधर होता है उसे क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। तो दो पक्ष है कि नहीं है? देखो परिभाषा क्या करिए, दो पक्ष। क्या बोलते बच्चों? दो पक्ष। दो पक्ष है कि नहीं है? दायां पक्ष और क्या? बायां पक्ष। और क्या कर रहा है? बीच में बराबर का चिन्ह। बीच में बराबर का चिन्ह है कि नहीं है? तो क्या कहलाता है? समीकरण। तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण। हाँ, समीकरण की पहचान क्या होती है? उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि। देखो बच्चों यहाँ पर अज्ञात राशि x है कि नहीं है? x का मान हमको पता नहीं है, यानी x के स्थान पर कोई संख्या रहेगी जिसको 7 में जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर अज्ञात राशि है कि नहीं है? तो दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह कहलाता है समीकरण। समीकरण की पहचान, उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। और हमेशा बच्चों अज्ञात राशि जो होती है वह चर के रूप में होती है। किस रूप में होती है बच्चों? चर। मैं बताया था इससे पहले आप लोगों को चर क्या होता है, चर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए चर के रूप में अज्ञात राशि क्या है बच्चों? यक्स है। यह अज्ञात राशि यक्स जो है वही, उसी का हमें मान निकालना रहता है जिसे हम लोग कहते हैं समीकरण को हल करना। आगे सीखेंगे। पहले बताइए समीकरण क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सिंपल सी बात है, दो पक्ष बीच में क्या? बराबर का चिन्ह क्या कहलाता है? समीकरण। समीकरण की क्या पहचान होती है बच्चों? उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, समीकरण को हल करना। जैसे मान लीजिए, और भी मैं कुछ समीकरण के एग्जांपल दे देता हूं। 7y + 9 = 14। क्या बच्चों? 7y + 9 = 14। अब आप लोग बताइए समीकरण है कि नहीं है? पहचान कीजिए, दो पक्ष है कि नहीं? बीच में बराबर का चिन्ह है कि नहीं? अज्ञात राशि है कि नहीं? अज्ञात राशि क्या है बच्चों?
मैं कहा था ना अज्ञात राशि चर के रूप में रहती है, तो अज्ञात राशि है कि नहीं है? बताइए समीकरण है कि नहीं है? और बच्चों समीकरण देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 20। बताओ बच्चों समीकरण है कि नहीं है? दो पक्ष है कि नहीं है? बीच में बराबर का चिन्ह है, अज्ञात राशि है, तो समीकरण है कि नहीं है? ये भी समीकरण है ना। तो इस प्रकार से अगर मैं लिखूं 2 + 5 बराबर 7, बताओ बच्चों समीकरण है कि नहीं है? बच्चों आप लोग कह रहे हो नहीं है, तो क्यों नहीं है इसको समझो। अच्छा बताओ क्या बच्चों इसमें दो पक्ष नहीं है? दो पक्ष तो है, बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, बीच में बराबर का चिन्ह भी तो है, फिर गड़बड़ी कहां से हो रही है? बताइए बच्चों, अज्ञात राशि नहीं है। क्या नहीं है? दो पक्ष है कि नहीं है? बीच में बराबर का चिन्ह है कि नहीं? लेकिन अज्ञात राशि आपको कहीं दिख रही है? इसमें कहीं चर दिख रहा है? तो बताओ बच्चों इसे आप समीकरण कहोगे? ये समीकरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि समीकरण की पहचान उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए, और यहाँ पर कोई अज्ञात राशि नहीं। सिर्फ दो पक्ष और बीच में बराबर का चिन्ह नहीं, उसमें अज्ञात राशि भी रहनी चाहिए, और यहाँ पर अज्ञात राशि कोई नहीं है, इसलिए हम इसे समीकरण नहीं कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होता है बच्चों समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अगर मान लीजिए आपको मैंने कोई समीकरण दे दिया, अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि समीकरण को हल करना। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई समीकरण दे दिया और कह दिया कि समीकरण को हल कीजिए, तो जब आपको पता रहेगा कि समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, तभी ना आप समीकरण को हल करेंगे। और जब आपको पता नहीं रहेगा कि समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, तो आप समीकरण को हल कर पाएंगे? तो सबसे पहले समझिए कि अगर आपको कोई समीकरण दे दिया और कह दिया समीकरण को हल करो, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करना अर्थात अज्ञात राशि जो है ना उसका मान निकालना। समीकरण को हल करना मतलब अज्ञात राशि का मान निकालना। कोई भी समीकरण है तो उसमें अज्ञात राशि रहेगी नहीं रहेगी? तो अज्ञात राशि का मान निकालना ही समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण को हल करना मतलब बच्चों अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। समीकरण को हल करना मतलब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। आइए देखते हैं समीकरण को हल करने का क्या मतलब होता है। समीकरण हम लोग सीख लिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई किसी दिक्कत? समीकरण का हल क्या बच्चों? समीकरण का हल। यहाँ तक दिख रहा है नहीं रहा सबको? आगे बढ़ते हैं बच्चों। समीकरण का हल, तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण को हल करना यानी अज्ञात राशि, क्या बच्चों? अज्ञात राशि। अज्ञात राशि मतलब जिसका मान हमको पता नहीं है। अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। फिर यदि वह मान समीकरण को, किसको बच्चों? समीकरण को संतुष्ट, यदि वह मान समीकरण को संतुष्ट करता है, यदि वह मान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वह समीकरण का हल कहलाता है। क्या बच्चों? समीकरण का हल कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है? समीकरण का मतलब समझ लीजिए, अब यहाँ पर समझिए, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। समीकरण का हल यानी समीकरण का हल क्या होता है, ध्यान दीजिए। समीकरण को हल करना यानी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। उसमें जो अज्ञात राशि रहती है उसका मान ज्ञात करना। अर्थात अगर मान लीजिए आपको कोई समीकरण दे रहा है और कह रहा है कि समीकरण को हल कर दीजिए, तो मतलब आपसे कह रहा है कि इस समीकरण में जो अज्ञात राशि है उसका क्या निकालिए? मान निकालिए। अच्छा आगे बढ़िए। जो मान आप अज्ञात राशि का निकालोगे, जो मान अब आप अज्ञात राशि क्या करोगे? निकालोगे। यदि वह मान समीकरण को संतुष्ट करता है, यदि वह मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो वह समीकरण का हल कहलाता है। आइए एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दिया x + 9 = 15। क्या दे दिया बच्चों? x + 9 = 15, और मैं कह दिया कि आप इस समीकरण को हल करिए। तो आपको तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि सर कह रहे हैं इस समीकरण को हल करना, यानी मुझसे कह रहे हैं कि सर अज्ञात राशि का मान निकालो, कि यहाँ पर अज्ञात राशि x है, यहाँ पर कौन सी संख्या रहनी चाहिए। तो अज्ञात राशि का मान निकालोगे जब आप, तो वह मान जो आएगा, मान लीजिए मैं x बराबर कितना निकाल दिया बच्चों? मान लीजिए मैं किसी तरह मैं x का मान निकाल दिया 3। मैं x का मान कितना निकाल दिया बच्चों? 3। अब बताओ, अगर मैं इस 3 को समीकरण में रखूं,
जैसे अब x के स्थान पर मैं 3 रखूं तो 3 + 9 = 15। अब बताओ बच्चों, क्या x बराबर जो 3 मैं निकाला हूं, क्या यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? नहीं संतुष्ट कर रहा है ना, क्योंकि 3 और 9 मिला के कितना होता है बच्चों? 12। और यहाँ पर आ कितना रहा है? 15। तो बताओ x बराबर जो आप अज्ञात राशि का मान 3 निकाले हो, यह अज्ञात राशि का मान 3 समीकरण का हल कहलाएगा? नहीं, यह समीकरण का हल नहीं कहलाएगा। समीकरण का हल वही होता है जो समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो बताओ बच्चों, क्या x बराबर 3 इस समीकरण का हल कहलाएगा? आप बताओ x बराबर क्या समीकरण का हल कहलाएगा? x बराबर अगर मैं 4 ले लूं, अगर सॉरी x बराबर अगर मैं क्या ले लूं? 6। अब x बराबर 6 लिए हैं, तो अब x बराबर 6 लेकर के इसमें रखिए, तो 6 + 9 = 15। अब बताओ बच्चों, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ यह समीकरण का हल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो इस समीकरण का हल कितना आया बच्चों? 6। तो समीकरण को हल करना मतलब अज्ञात राशि का मान निकालना। समीकरण को हल करना मतलब अज्ञात राशि का मान। अपने दिल दिमाग में अच्छे से रख लो। और कोई कह रहा है समीकरण को हल करो, यानी तुमसे वो कह रहा है कि अज्ञात राशि का मान निकालो, और अज्ञात राशि का मान निकाल कर उसको समीकरण में रखो। अगर वह मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो वह समीकरण का हल कहलाएगा, और अगर वह मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वह समीकरण का हल नहीं कहलाएगा। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब प्रश्न है कि समीकरण को हल करने का नियम क्या है। तो यहाँ पर x बराबर कितना लेंगे बच्चों? 6। समीकरण का हल यहाँ पर x बराबर कितना है? 6। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। समीकरण क्या होता है समझ में आ गया? दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह क्या कहलाता है? समीकरण। समीकरण की पहचान उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि, एकदम जवान प्रयास कर लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह कहलाता है समीकरण। समीकरण की पहचान उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। समीकरण को हल करना मतलब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करके समीकरण में रखते हैं। यदि वह मान समीकरण को संतुष्ट करेगा तो वह समीकरण का हल कहलाता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? yes, अब आगे बढ़े बच्चों। yes, अब प्रश्न है कि भैया समीकरण को हल करेंगे कैसे? अज्ञात राशि का मान निकालेंगे कैसे? यहाँ पर तो बड़ा सिंपल सा सर जी दे दिए थे, x + 9 = 15। हमने सोचा कि x में 9 में कितना जोड़ेंगे? 15 हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। सर x बराबर 6 रख दीजिए, समीकरण का हल आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए इससे कठिन दे दूं मैं, जैसे मान लीजिए मैं 2x + 5 = 20 दे दूं। क्या दे दूं बच्चों? 2x + 5 = 20 दे दूं। अब बताओ, जितना जल्दी आप इसको सोच लिए थे, क्या उतना जल्दी आप इसको भी सोच लोगे? नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल सा था कि 9 में कौन सी संख्या जोड़ने की क्या आ जाए? 15। तो आपने तुरंत सोच लिया कि सर x बराबर 6 ले लीजिए, x के स्थान पर 6 रख दीजिए। x के स्थान पर 6 रखेंगे तो 9 × 6 = 15, अर्थात समीकरण का हल कितना है बच्चों? 6। लेकिन यहाँ पर 2x + 5 = 20 आ गया। अब यहाँ पर तो समीकरण को हम डायरेक्टली सोच करके तो बता नहीं सकते हैं, तो आखिर यहाँ पर समीकरण को हल कैसे करेंगे? यहाँ पर समीकरण को हल कैसे करेंगे? तो समीकरण को हल कैसे किया जाता है, इसको हम लोग थोड़ा अभी आगे डिस्कशन करेंगे। अब एक और हम लोग के मन में प्रश्न आता है कि ससुरा समीकरण बनाया कहाँ जाता है? इस समीकरण बनाया क्यों जाता है? इसका हमारे लिए क्या उपयोग है, ये भी समझना जरूरी है। हम लोगों ने समझ लिया कि समीकरण होता क्या है, हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि समीकरण का हल मतलब क्या है, और समीकरण का हल कहलाता कौन है। अभी हम लोग आगे सीखेंगे समीकरण को हल कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग के दिमाग में एक बात आती है, इस समीकरण काहे बनाया गया भैया? समीकरण क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? तो आओ मैं तुम लोग को बताता हूँ कहानी की समीकरण बनाया क्यों गया। आज मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि समीकरण क्यों हमको बनाया, अरे सॉरी, समीकरण क्यों बनाया गया है, किस लिए समीकरण बनाया गया है। तो समीकरण बच्चों बनाया इसलिए जाता है, कभी कभी हमारे सामने कुछ अनबुझे सवाल आ जाते हैं, जिसको हम लोग अगर सोच करके उत्तर देंगे ना तो बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन अगर उसी का उत्तर हम लोग क्या करके देंगे, समीकरण बना कर देंगे, तो बड़ा आसानी से प्राप्त हो जाता है। बहुत आसानी से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और जैसे जैसे तुम लोग आगे क्लास में बढ़ते रहे वैसे वैसे तुम लोग को ऐसी प्रॉब्लम मिलती जाएंगी। अभी तुम लोग छोटे क्लास में हो तो अभी तुम लोग को छोटी छोटी प्रॉब्लम मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे क्लास में जाओगे वैसे वैसे तुम लोग को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी। और उन सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों को तुम किससे सॉल्व करोगे, समीकरण बना करके। प्रॉब्लम को पढ़ोगे जब ने तो लगेगा हे भगवान इसका आंसर हम कैसे देंगे, सवाल को पढ़ के उसी में उलझ जाओगे, समझ में नहीं आएगा कुछ। लेकिन अगर थोड़ी सी
सोच करके और उसका समीकरण बना दो, और समीकरण बना करके उसको हल कर दो, तो उस समस्या का आसानी से समाधान मिल जाता है। तो समीकरण के माध्यम से हम लोग कठिन से कठिन प्रश्नों को क्या कर लेते हैं, आसानी से हल कर लेते हैं। अब मैं तुम लोग के सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम देता हूं और उस छोटी सी प्रॉब्लम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि समीकरण क्यों बनाया जाता है। जैसे मान लो, अब देखो बच्चों, मैं तुम लोग के सामने प्रॉब्लम लिख दिया हूं। अब प्रॉब्लम को चलो पढ़ो और देखो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखो क्या करा है, मैं प्रॉब्लम को समझाते भी चलूंगा कि प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है। और ध्यान समझिए, ये समीकरण है। अगर आपको समीकरण एक बार अच्छे समझ में आ गए ना, इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, जैसे लगेगा कि खेत से मूली उखाड़े और धोए खा गए। लेकिन अगर वही समझ में नहीं आएगा तो आपको इतना समस्या होगी कि जैसे लगेगा तो हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग, इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग से बताया कि समीकरण होता है क्या है, समीकरण का हल क्या है। तो देखिए मैं आपके सामने प्रॉब्लम लिखाऊं, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। एक सागर जी है, कौन है, सागर जी। सागर जी के जो पिता की वर्तमान आयु, देखो बच्चों वर्तमान आयु मतलब जो इस समय आपकी आयु है, ठीक है ना। 5 साल पहले आप कै साल के थे ही नहीं, और 10 साल बाद कै साल के रहेंगे नहीं। जो आपका प्रेजेंट में, जो आपका क्या है, प्रेजेंट, यानी अब की बार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा भी बर्थडे मनाए हैं, वो उतने कितने साल के इस समय है, उसे वर्तमान आयु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। सागर के पिता की वर्तमान आयु, तो किसकी वर्तमान आयु की बात कर रहा है, उस सागर के पिता की। हाँ भैया, सागर के पिताजी इस समय कै साल के हैं उसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना। सागर के पिताजी इस समय कै साल के हैं। सागर के पिता की जो इस समय की आयु है, सागर की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ध्यान दीजिए क्या करा है, मतलब जो सागर के पापा हैं, जो सागर के क्या हैं, पापा, वही इस समय जितने साल के हैं और सागर जितने साल का है। तो सागर की जो आयु है, सागर के आयु में जब 3 से क्या किया जाता है, गुणा, तो उसके पापा की आयु मिल जाती है। अगर सागर के आयु में क्या किया जाता है, 3 से गुणा, तो सागर के पापा की आयु मिल जाती है कौने समय की, इस समय की। सपोज दैट कि अगर मान लेते हैं कि सागर इसमें 9 साल का है, मान लेते हैं सागर इसमें कै साल का है, अगर मान लें कि सागर इसमें कितने साल का है बच्चों, 9 साल का। अगर सागर इसमें 9 साल का है तो सागर के पापा की जो आयु है वह वर्तमान, सागर की वर्तमान आयु तो 3 गुनी है। तो सागर की आयु में 3 से गुणा करो, 3 नवा 27, यानी उसके पापा कै साल के हैं, 27 साल के हैं। बोलो तुम प्रॉब्लम समझ आ रही है कुछ कुछ। यानी सागर की जो इस समय की आयु है, जो उसके पापा की इस समय की आयु है, वह सागर की इस समय आयु की 3 गुनी है। यानी सागर की जो इस समय की आयु है उसमें जब 3 से गुणा करते हैं तो उसके पापा की इस समय की आयु निकल जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? yes, आगे बढ़ते हैं। सागर के पिता की वर्तमान आयु, सागर की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद, अब देखो 6 साल बाद की बात कर दिया। अब देखो प्रॉब्लम, देखो पढ़ने से कितना कठिन हो जा रहा है। 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग, यानी 6 साल बाद सागर और 6 साल बाद उसके पापा जितने साल के रहेंगे उन दोनों को जब क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। उन दोनों को जब क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो 72 वर्ष हो जाएगा। देखो इनका 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, 72 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी दोनों सागर और उसके पिता, सागर और उसके पिता इस समय कितने साल के हैं। अब बताओ, इस प्रॉब्लम को सोचोगे तो सोच करके उसका आंसर बता पाओगे? नो। और ये प्रॉब्लम कितनी कठिन लग रही है ना? हमें क्या बताना है? अच्छा, सागर इस समय कै साल का है हमको पता है, उसके पापा इस समय कै साल के हमको पता है, लेकिन ये पता है ना कि सागर की इस समय जो आयु है, मतलब सागर इस समय जय साल का है, उतना में जब 3 से गुणा करते हैं तो कै साल के उसके पापा इस समय के हैं पता चल जाता है। और कै साल बाद, तो 6 साल बाद, 6 साल बाद जब सागर की आयु और उसके पापा की आयु जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर 72 आता है ना। तो इस समय सागर कै साल का है और इस समय उसके पापा कै साल के हैं, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? अब बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका उत्तर सोच के बताओ तुम, तो बता पाओगे? यहाँ पर भी मैं तुमको, यहाँ पर देखो प्रॉब्लम, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम, इसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम, इसी को कहते हैं समस्या। यहाँ पर मैं तुमको डायरेक्ट समीकरण दिया था, यहाँ पर दिया मैं, देखो x + 9 = 15 दिया था, नहीं दिया था? बोलो दिख रहा है ना, इधर देखो दिख रहा है, दिख रहा है? बोलो मैं क्या दिया था, x प्लस, ध्यान समझो मैं क्या दिया था, या अभी लिखो मत, खाली ध्यान से मेरी बातों को समझो, खाली समझो बातों को। यहाँ पर मैं क्या दिया था, x + 9 = 15। यहाँ पर मैं डायरेक्ट तुमको समीकरण दिया था, क्या दिया था मैं तुमको, डायरेक्ट समीकरण। और मैं तुमसे पूछा था इस समीकरण का हल क्या होगा, तुम क्या कहते, 6 होगा, क्या कहते हैं, 6। तो ये समीकरण हल कर रहे थे ना, लेकिन इस समीकरण का उपयोग हम करते कहाँ हैं, इसी का उपयोग हम लोग करते हैं ऐसी प्रॉब्लम को क्या करने में, सॉल्व करने में।
अब ऐसी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आई है, अगर इस प्रॉब्लम को तुम सोचोगे और सोच करके हल करने की कोशिश करोगे, क्या तुम सोच करके इसका आंसर बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो हम लोग करते क्या है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग समीकरण में बदल देते हैं। प्रॉब्लम को किस में बदलते हैं? समीकरण। और जैसे ही प्रॉब्लम समीकरण बन जाती है तो उस समीकरण को हल करके प्रॉब्लम का आंसर आ जाता है। समीकरण को हल करके प्रॉब्लम का क्या आ जाता है? आंसर। तो हम लोग को अभी दो चीजें सीखनी है। नंबर एक, प्रॉब्लम को समीकरण बनाया कैसे जाता है। अब बना के ही क्या करोगे, जब समीकरण को हल करना ही तुमको नहीं आएगा तो समीकरण को हल करना भी तो आना चाहिए। अभी तक मैं सिर्फ तुम लोग को बताया कि समीकरण क्या होता है, समीकरण क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। अब महत्व तो पता चला समीकरण का। देखो भैया तुम्हारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसी ऐसी और भी प्रॉब्लम आ जाती है। बात समझाएंगे नहीं? किताब में ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उन सारी प्रॉब्लमों को हम लोग बहुत आसानी से हल करते हैं। क्या करके? उसको समीकरण में बदल करके। कुछ नहीं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को बनाएंगे समीकरण, आज समीकरण को करेंगे हल, आज समीकरण का जो हल आएगा वही प्रॉब्लम का आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको दो चीजें पता रहनी चाहिए। अभी हम लोग सीखेंगे समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो बोलिए यहाँ तक मेरी बात समझ में आएगी? फिर से एक बार क्विक रिवीजन, बहुत जल्दी में रिपीट कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से और बातों को समझिए। फिर से समीकरण क्या होता है बच्चों? दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह क्या कहलाता है? समीकरण। क्या बच्चों? दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह क्या कहलाता है? समीकरण। समीकरण की पहचान क्या? उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए, और वह अज्ञात राशि किस रूप में होती है बच्चों? चर के रूप में। समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है? कोई आपसे कहे समीकरण को हल करो, तो समीकरण को हल करने का मतलब उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। और इतना ही नहीं, उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करके उस समीकरण में रखते हैं। अगर वह मान समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट, तो वह समीकरण का हल कहलाएगा, वरना नहीं। समझ में आ गई? समीकरण पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारे सामने हमारे दैनिक जीवन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं, और उन प्रॉब्लम को देख करके और उन प्रॉब्लम को सोच करके आंसर नहीं बता सकते हैं। ये तो अभी भी ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, इससे भी कठिन कठिन प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? समीकरण। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उस प्रॉब्लम को समीकरण में बदल देते हैं और समीकरण को हल करके प्रॉब्लम का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम लोग आगे सीखेंगे समीकरण को हल कैसे किया जाता है, ये फिर सीखेंगे कि प्रॉब्लम को समीकरण बनाया कैसे जाता है।